Hello students, I am again back with part 5 of chapter number 1, the Union Legislature, the Union Parliament. Students, I hope you all have seen part 1, part 2, part 3 and part 4 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 4 वाला जो वीडियो था वो हमने यहाँ पर एंड किया था. पार्ट 5 हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल पावर्स से. बेटा जो मनी बिल होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनेट होता है कहाँ पर? लोकसभा में. ठीक है, कभी भी मनी बिल इनिशिएट ओरिजिनेट नहीं हो सकता कहाँ पर बेटा? राज्यसभा में. मनी बिल हमेशा कहाँ ही ओरिजिनेट होगा? लोकसभा में. ठीक है, जब मनी बिल पास हो जाता है एक बार लोकसभा से तो इसे फिर राज्यसभा में भेजा जाता है रिकमेंडेशंस के लिए. ठीक है, और यहाँ पर भी राज्यसभा के ऊपर कंपल्शन होता है कि विद इन 14 डेज उसे उस बिल को रिटर्न करना होता है. ठीक है, जो रिकमेंडेशंस देनी होती है वो 14 डेज़ के अंदर ही देनी होती है. ठीक है, देखो मनी बिल कहाँ ओरिजिनेट होगा? लोकसभा में. एक बार मनी बिल लोकसभा से पास हो जाए तो उसे राज्यसभा भेजेंगे रिकमेंडेशंस के लिए. अगर उनको कुछ चेंजेस वगैरह चाहिए होंगे तो उसके लिए हम उनसे पूछ लेंगे, पर उन्हें 14 दिन के अंदर हमें वो बिल रिटर्न करना होगा. फाइनेंशियल मैटर्स की अगर हम बात करें तो राज्यसभा के पास सिर्फ एडवाइजरी रोल है, और जो वो एडवाइस देते भी हैं ना बेटा, जो एडवाइस वो देते भी हैं वो लोकसभा माने या ना माने ये प्योरली किसके ऊपर डिपेंड करता है? लोकसभा के ऊपर. अब हम पहले डिस्कस करेंगे बजट को. तो बेटा जो बजट होता है उसमें पूरा एस्टीमेट लिखा होता है कि भाई सरकार के पास कितना पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा वो कहाँ कहाँ खर्च करेगी. तो जैसे अपन लोग अपने घर का बजट बनाते हैं ना इनकम एक्सपेंडिचर देखते हुए, वैसे ही गवर्नमेंट करती है. तो जो पार्लियामेंट होती है वो पास करती है यूनियन बजट को. यूनियन बजट में क्या क्या होता है बेटा? एस्टीमेट्स होते हैं. किसके एस्टीमेट्स होते हैं? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर. कितनी इनकम आने वाली है, कितना हम उसको खर्च करने वाले हैं एक फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर का ही आता है बजट. जो रेलवे बजट होता है उसे भी अब इंटीग्रेट कर दिया गया है. किसके साथ? यूनियन बजट के साथ. पहले रेलवे बजट अलग से आया करता था, पर अब उसे किसके साथ ही इंटीग्रेट कर दिया गया है? बजट के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है ना. बजट के साथ इंटीग्रेट किया है, यूनियन बजट के साथ इंटीग्रेट किया. कब किया बेटा? ये 2017-18. तो यहाँ से भी वन मार्कर बनता है कि जो आपका रेलवे बजट था उसको कब इंटीग्रेट किया गया है यूनियन बजट के साथ. तो वो किया गया है 2017-18 में, याद रखना. अब बेटा हम देखेंगे कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या होती हैं. तो ज़रा ध्यान से सुनो. कई बार ऐसा होता है हम लोग के घर में भी कि अचानक से कोई शादी आ जाए, ठीक है, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, तो हमारा जो बजट जो हमने बनाया होता है वो हमें कम दिखने लगता है, कम पड़ने लगता है, तो हम फिर कहीं से कुछ और अरेंज करते हैं. ऐसे ही सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं बेटा. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो फाइनेंशियल ईयर के लिए उसने बजट तैयार किया था, जो फंड्स उसके पास थे वो सफिशिएंट नहीं हैं, जो अमाउंट था वो सफिशिएंट नहीं है, तो गवर्नमेंट फ्रेश ग्रांट्स की बात कर सकती है, फ्रेश डिमांड की बात कर सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री ग्रांट. इफ़ द अमाउंट ऑथराइज बाय करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो अमाउंट ऑथराइज हुआ है अगर वो सफिशिएंट नहीं लगता है तो गवर्नमेंट फ्रेश डिमांड की बात कर सकती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री ग्रांट्स. बेटा अब हम पढ़ेंगे वोट ऑन अकाउंट. देखो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें. कई बार क्या होता है कि यूनियन बजट पास नहीं हो पाता है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर. न्यू फाइनेंशियल ईयर के पहले अगर बजट पास नहीं हो पाता है. न्यू फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा बेटा? अप्रैल 1 से. तो क्या होता है कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके पास कोई पैसा ही नहीं होता है खर्च करने के लिए. अब वो क्या करेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे. पैसे की ज़रूरत तो उनको होती है. तो एक डिवाइस है बेटा जिसका वो यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट. क्लियर है? फिर से ध्यान से सुनो. इफ़ द यूनियन बजट इज़ नॉट पास बिफोर द बिगनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर, न्यू फाइनेंशियल की बिगनिंग के पहले अगर बजट पास नहीं हुआ है तो हमारे एग्जीक्यूटिव के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने को, है ना. तो उनके पास एक डिवाइस दिया हुआ है कि भाई आप वोट ऑन अकाउंट का यूज़ कर सकते हो. क्या करता है ये डिवाइस? ये डिवाइस ऑथराइज़ करता है हमारे एग्जीक्यूटिव्स को कि भाई आप फंड ले सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. किससे? कंसोलिडेटेड फंड से.
कब तक के लिए? जब तक कि आपका बजट पास नहीं हो जाता। वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है बेटा, क्योंकि हमें भी पता है कि हमें काम करना है, मतलब हमारी सरकार को पता होता है, तो बजट टाइमली पास हो जाता है। पर अगर इन केस नहीं हुआ तो एक डिवाइस दिया गया है जिसका नाम होता है वोट ऑन अकाउंट, जिसके थ्रू हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से क्या ले सकते हैं? फंड ले सकते हैं। कब तक? जब तक बजट पास नहीं कर देती पार्लियामेंट। क्लियर है इतनी चीज़ें? चले आगे। अब हम पढ़ेंगे बेटा सैलरीज़ को। तो जो सैलरीज़ होती हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, मिनिस्टर्स की, उन्हें भी कौन ही डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज़ द अथॉरिटी विच इज़ डिटरमाइनिंग द सैलरीज अलाउंसेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड मिनिस्टर्स। परमिशन फॉर टैक्सेस। बेटा हम आम जनता के ऊपर कोई टैक्स बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के सरकार नहीं लगा सकती। सरकार कितना भी चाहे, कितनी भी मेजॉरिटी से क्यों ना आए, तब भी पार्लियामेंट जब तक अप्रूवल नहीं देगी हमारे ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा सकता, और कोई पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। ना ही तो टैक्स लगा सकती है सरकार, ना ही कोई पैसे को खर्च कर सकती है बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के। और बेटा जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनमें तो लोकसभा ज़्यादा पावर एंजॉय करता है, किसके कंपैरिजन में? राज्यसभा के कंपैरिजन में, क्योंकि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। एक बार मनी बिल लोकसभा से पास हो जाए तो वो राज्यसभा जाएगा, पर राज्यसभा को विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर ही उसे वापस करना पड़ेगा। सजेशंस, रिकमेंडेशन देना है तो दे सकती है, पर लोकसभा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सजेशंस, रिकमेंडेशन को मानती है या नहीं मानती है। ठीक है बेटा, अब हम जुडिशियल पावर्स को डिस्कस करेंगे। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो बेटा हमारी पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटा सकती है। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बाय इट्स पोस्ट इज नोन एज इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट उस प्रोसीजर का नाम है जिसके थ्रू हमारे पार्लियामेंट के मेंबर प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। जो पार्लियामेंट है वो कुछ जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करता है, उसके पास पूरा अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है उसके ऑफिस से, और जिस प्रोसेस को वो प्रोसीजर को फॉलो करेगा उसे कहते हैं इम्पीचमेंट। अब कब होगा प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट? वैसा बेटा देखो, ऐसा तो होता नहीं है कि हमारे प्रेसिडेंट इतनी हायर पोस्ट पे आने के बाद कुछ ऐसा करें जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो वो व्यक्ति बहुत समझदार होता है ना, पर कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेशन करे, कोई बहुत ही बड़ा मिसकंडक्ट कर दे जो उसे नहीं करना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती उससे हो जाए, तो कोई भी हाउस, ईदर हाउस, भले लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से कोई भी हाउस उसके ऊपर चार्जेस को फ्रेम कर सकता है। ठीक है, अब दो कंडीशन यहाँ पे बनेंगी। पहली कंडीशन, इफ़ अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट इज पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। टोटल मेंबरशिप अगर मैं मान लूँ कि 550 है, तो इसकी 2/3 मेजॉरिटी, जो भी यहाँ पर नंबर आएगा, अगर उतने लोग हाँ बोलते हैं तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन ये हुई। दूसरा, पहला तो हाउस की आपको 2/3 मेजॉरिटी जितने टोटल मेंबर थे वो चाहिए पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया लोकसभा में, मान लिया मैंने 550 मेंबर हैं, तो जब 230 बोलेंगे हाँ प्रेसिडेंट के खिलाफ हम इम्पीचमेंट मोशन ला सकते हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, तो कितने मेंबर बोलने चाहिए? 2/3। ठीक है, दूसरा, चलो अभी तो ये हो गया। दूसरा, जो मेंबर प्रेजेंट होंगे, जो वोटिंग करेंगे, उनकी भी मेजॉरिटी होनी चाहिए। दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए जब इम्पीचमेंट का प्रोसेस होगा, वो रिजोल्यूशन पास होगा। पहला कि टोटल मेंबर के 2/3 मेंबर हाँ बोल दें। दूसरा, जो मेंबर पार्लियामेंट में प्रेजेंट हैं, जो वोटिंग कर रहे हैं, वो भी मेजॉरिटी से उस रिजोल्यूशन को पास करें। क्लियर है? अगर डाउट है तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। देखो, इफ अ रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट इज पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी, जब 2/3 लोग हाँ बोलें, किसके? टोटल मेंबरशिप के। टोटल, अभी हम कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग वोट करें उसकी बात नहीं करें, टोटल मेंबरशिप की बात करें। टोटल मेंबरशिप के 2/3 लोग अगर कोई रिजोल्यूशन पास कर देते हैं तो पहली कंडीशन। दूसरा, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि जिस भी हाउस में इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा है, सपोज करो लोकसभा में चल रहा है, 400 लोग प्रेजेंट है, तो इसकी मेजॉरिटी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया? 200, मतलब 201 लोग जब हाँ बोल दें। सपोज करो वोटिंग के लिए
400 ही मेंबर अवेलेबल है, तो उसमें से जब तक 201 हाँ नहीं बोल देंगे कि हाँ प्रेसिडेंट को हटा दो, वो नहीं होगा। अकेले इस कंडीशन में भी नहीं होगा बेटा। दूसरी कंडीशन है कि टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजॉरिटी हाँ बोलनी चाहिए। समझ में आ गई बात? दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दूसरा जो हाउस होगा, हो सकता है वो उस टाइमिंग उस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करे। अगर दूसरे हाउस को लगता है कि प्रेसिडेंट गिल्टी है तो भैया प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। दोनों हाउसेस के लिए कंडीशन है, लोकसभा में इनिशिएट होगा तो राज्यसभा इन्वेस्टिगेट करेगा, तब तक लोकसभा से पास होगा 2/3 मेजॉरिटी से, एंड वोटिंग जितने मेंबर कर रहे हैं और जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उनकी मेजॉरिटी से। ठीक है, अगर राज्यसभा में हो रहा होगा तो भी सेम प्रोसीजर है, लोकसभा इन्वेस्टिगेट करेगा उस केस में। रिमूवल ऑफ जजेस एट्सेट्रा, हमारे पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो जजेस को भी रिमूव कर सकता है। जो पार्लियामेंट होती है वो जजेस को रिमूव कर सकती है, भले वो जज सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, या क्यों ना ही वो पर्सन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, CAG हो, कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, जजेस हों सुप्रीम कोर्ट के, जजेस हों हाई कोर्ट के। अगर ऐसा लगता है पार्लियामेंट को कि भाई ये व्यक्ति गिल्टी है तो वो उसे इस बिना पर हटा सकते हैं, क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न का क्या किया है, वायलेशन किया है। फिर से ध्यान से सुनो, जो पार्लियामेंट होती है वो जजेस को, भले वो सुप्रीम कोर्ट का हो हाई कोर्ट का हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे हम CEC भी कहते हैं, CAG को क्या कर सकती है, अगर गिल्टी फाउंड करती है, उनकी गलती उसे नज़र आती है कि भाई इसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो उसे भी हटा सकती है। पनिश अब बेटा हम पढ़ेंगे पनिशमेंट को। तो जो पार्लियामेंट होती है वो पनिश भी कर सकती है किसी भी पर्सन को अगर वो पार्लियामेंट के काम को ऑब्स्ट्रक्ट करे, रोके, या हाउस के टूवर्ड्स डिसरिस्पेक्ट को शो करे। ठीक है, अगर वो पार्लियामेंट के हाउस के टूवर्ड्स डिसरिस्पेक्ट को शो करता है, उसके काम को रोकता है, तो पार्लियामेंट ऐसे व्यक्ति को पनिश कर सकती है। 1961 में पार्लियामेंट ने फटकार लगाई थी। रेप्रीमेंटेड का मतलब क्या होता है, फटकार लगाना, है ना। किसको? एडिटर ऑफ ब्लिट्स, ब्लिट्स के एडिटर को। ये जो ब्लिट्स है बेटा, ये न्यूज़पेपर मैगजीन्स पब्लिश करता है। ठीक है, तो ये जो ब्लिट्स थे इसके एडिटर थे कौन? RK करांजिया। उस टाइम में उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया था पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए कि जो उन्हें नहीं लिखना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। RK करांजिया ने अपने न्यूज़पेपर में मजाक उड़ाया था पार्लियामेंट के मेंबर का, इसीलिए पार्लियामेंट ने उन्हें पनिश किया था। अब हम इलेक्टोरल फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है वो कुछ इलेक्टोरल ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करती है। जैसा पहला, जो पार्लियामेंट है इंडिया की, वो स्टेट लेजिस्लेचर के साथ मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। इलेक्टोरल कॉलेज बनता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो इलेक्टोरल फंक्शन में हम पढ़ रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का काम पार्लियामेंट का ही, पर वो किसके साथ मिलती है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए? स्टेट लेजिस्लेचर के साथ। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, उन्हें भी पार्लियामेंट के हाउसेस ही इलेक्ट करते हैं। बेटा जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा ना, तो उसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर भी इन्वॉल्व होंगे पार्लियामेंट के साथ। पर जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो दोनों हाउस हैं, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, वही इन्वॉल्व होंगे। जो लोकसभा है वो अपने हाउस के लिए स्पीकर को भी इलेक्ट करती है, डेप्यूटी स्पीकर को भी इलेक्ट करती है। किस में से? एमंग इट्स ओन मेंबर। जो मेंबर इलेक्ट होके आए हैं उन्हीं में से एक स्पीकर बनेगा, उन्हीं में से एक डेप्यूटी स्पीकर बनेगा। मोस्टली ऐसा देखा गया बेटा कि रूलिंग पार्टी के ही होते हैं। और राज्यसभा किसको इलेक्ट करती है बेटा? डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करती है। ठीक है, और बेटा सिर्फ ऐसे मत समझो कि शुरुआत का 1 घंटा क्वेश्चन आंसर को दे दिया, हो गया ख़त्म। क्वेश्चन आर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इंपॉर्टेंट डिवाइस है अपोजिशन के लिए, जिसके थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन को ले सकता है। किससे? गवर्नमेंट से। ठीक है, इट इज़ वैल्यूएबल डिवाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है अगेंस्ट इनजस्टिस। जो सरकार प्रॉपर काम नहीं कर रही है, इनजस्टिस कर रही है, उसके लिए वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्लैकनेस मतलब ढिलाई होता है, जो सरकार टाल मटोल करती है ना काम पे, उस पर सरकार द्वारा किए गए किसी क्षेत्र में अन्याय पर आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सरकार से थ्रू क्वेश्चन आर। अब हम बात करेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। तो बेटा जब आपको लगे कि आपकी सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है, कोई लॉ बना रही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के
अगेंस्ट में जाके सरकार कोई काम कर रही है तो आप वोट आउट कर सकते हो, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में, ठीक है। इट कैन बी वोटेड आउट ऑफ ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। किसके अगेंस्ट में आता है? ये प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में आता है, या पूरी मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में आता है, या किसी सिंगल मेंबर के अगेंस्ट में भी आता है। तो पूछा जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए आता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में भी आ सकता है, किसी पर्टिकुलर सिंगल मेंबर के अगेंस्ट में भी आ सकता है। क्लियर है? और बेटा भले ही किसी सिंगल मेंबर के खिलाफ आए, पूरी मिनिस्ट्री के खिलाफ आए या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आए, अगर ये पास हो जाता है तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को पास, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, उन्हें रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। उन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हम उन्हें बाहर भगा सकते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर, जिसके प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, मिनिस्ट्री के अगेंस्ट, मेंबर के अगेंस्ट पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को रिज़ाइन करना पड़ेगा। अब बेटा हम लोग एडजर्नमेंट मोशन को पढ़ेंगे। एडजर्नमेंट मोशन क्या है? कई बार कुछ गलतियां सरकार से, सरकार के मिनिस्टर्स से हो जाती हैं, भूल चूक, ओमिशन, कमीशन, मतलब जो भूल चूक सरकार से हुई है, सरकार के किसी मिनिस्टर से हुई है, तो उस टाइम में हम एडजर्नमेंट मोशन ला सकते हैं। कुछ हम ओकेशंस देखेंगे जब एडजर्नमेंट मोशन अलाउ किया गया है पास्ट में हमारी पार्लियामेंट में, कब कब एडजर्नमेंट मोशन आया है और किस किस मौके पर आया है। ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है कि भाई सरकार कब एडजर्नमेंट मोशन ला सकती है। तो तब लाएगी जब उसको लगता है कि यार जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने सही से काम नहीं किया, उनसे कोई गलतियां हो गई, कोई भूल चूक हो गई। और बेटा ये जो वर्ड सेंश्योरिंग है ना, इसका मतलब ही होता है बुराई करना, निंदा करना, भत्सना करना। तो मोशन फॉर एडजर्नमेंट का एम होता है सरकार की निंदा करना कि भाई आपसे ये गलती हुई, आपने ये भूल चूक की है ना, इसके लिए आप ज़िम्मेदार हैं। और पास्ट में कब कब एडजर्नमेंट मोशन आया है? जब बहुत सारे व्यक्तियों की डेथ हुई है अनलाइसेंस्ड लिकर, कंटामिनेटेड लिकर पीने के बाद, दारू पीने से बहुत सारे लोगों की जब डेथ हो जाती है, वो जो लिकर होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, तब उस पर आया है। दूसरा किलिंग हुई थी सीनियर IPS ऑफिसर की इन प्लेस ऑफ वर्शिप, है ना, पूजा के स्थान पर, प्लेस ऑफ वर्शिप पर एक सीनियर IPS की किलिंग हुई थी, तब एडजर्नमेंट मोशन आया था। अदर मोशंस ऑफ सेंश्योर, तो बेटा जो पार्लियामेंट है वो दूसरे तरीक़ों से भी नियंत्रण, कंट्रोल रख सकती है सरकार के ऊपर, ठीक है। अदर मोशंस ऑफ सेंश्योर की बात अगर हम करें तो जो हमारी पार्लियामेंट है वो दूसरे तरीक़ों से भी सरकार के ऊपर कंट्रोल रखती है। और अगर ये मोशंस ऑफ सेंश्योर पास हो जाते हैं तो ये नो कॉन्फिडेंस की तरह ही काम करेंगे। दे इंक्लूड मोशंस ऑफ सेंश्योर अगेंस्ट मिनिस्टर, ये किसी एक मिनिस्टर के खिलाफ आ सकते हैं, ठीक है। जब कोई मिनिस्टर कुछ ऐसा काम करे जो उसे नहीं करना चाहिए तो उसके खिलाफ आ सकते हैं। रिजेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बिल, गवर्नमेंट बिल का रिजेक्शन हो। पासिंग ऑफ प्राइवेट मेंबर्स बिल अगेंस्ट द विशेष ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की इच्छा नहीं है फिर भी किसी प्राइवेट मेंबर का बिल पास हो गया तो उसके अगेंस्ट में भी सेंश्योर मोशन आ सकता है। बेटा अब हम पढ़ेंगे मॉनेटरी कंट्रोल्स को। तो जब बजट सेशन चल रहा होता है, ड्यूरिंग द बजट सेशन अ कट मोशन में बी मूव्ड, तब कटौती का प्रस्ताव भी आ सकता है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट्स वाली, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, वो इंश्योर करती है कि जो सरकार का पैसा है बेटा वो पार्लियामेंट के डिसीजन के हिसाब से ही खर्च हो। ये जो कमेटी होती है ना, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, ये सरकार के रिपोर्ट्स को भी एग्जामाइन कर सकती है। वो रिपोर्ट जो किसने बनाई है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, उसे एग्जामाइन कर सकती है प्रॉपरली कौन, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है। और ये देखेगी कि भाई सरकार पैसा बराबर खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। सेशन के दौरान ही कटौती का, बजट में कट का प्रस्ताव भी आ सकता है। लाने वाली कौन होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ राज्यसभा। तो जो राज्यसभा होती है उसके पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स होती है बेटा। जो पार्लियामेंट है वो नॉर्मल टाइम्स में स्टेट लिस्ट के ऊपर, स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉस नहीं बना सकती, पर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आर्टिकल 249 राज्यसभा को ये
छूट देता है कि वो एक रिजोल्यूशन पास करके जो 2/3 मेजॉरिटी ने पास किया हो, वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो लॉज बना सकती है सब्जेक्ट लिस्ट के मैटर्स पर भी। अगर कोई रिजोल्यूशन, फिर से ध्यान से सुनना, 2/3 मेजॉरिटी से राज्यसभा में पास हो गया तो वह एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप स्टेट सब्जेक्ट पे, स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे भी लॉज बना सकते हैं। लोकसभा के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। लोकसभा हैज़ नो अथॉरिटी टू एजर्ट इटसेल्फ इन सच अ मैटर। लोकसभा भाई इसमें कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं करेगी। जो दूसरी स्पेशल पावर राज्यसभा एंजॉय करती है वो ये है कि ये डिक्लेयर कर सकती है वो जब चाहे जब कोई ऑल इंडिया सर्विस को इंट्रोड्यूस कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। जैसे अभी अपने पास IAS हैं, IPS हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसके अलावा भी अगर कोई ऑल इंडिया सर्विस हमारी राज्यसभा क्रिएट करना चाहे तो वो कर सकती है। फिर से ध्यान से सुनो, जो अदर पावर एंजॉय करती है राज्यसभा वो ये है कि वो डिक्लेयर कर सकती है दैट क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, वो क्यों करेगी बेटा? नेशनल इंटरेस्ट के लिए। जैसे पहले IAS, IPS, IRS होते थे, फिर IFS हुए, फिर फॉरेन सर्विसेज हुई, फिर IAS हुआ, ऐसे कुछ नया भी हो सकता है। देयर अपॉन पार्लियामेंट में क्रिएट न्यू सर्विसेज, पार्लियामेंट नई सर्विसेज बनाएगी। किसके कहने पे? राज्यसभा के कहने पे। राज्यसभा के पास पावर है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है बिफोर और आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन के बाद, भले ही वो पहले या बाद में, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पहले या नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद, जो राज्यसभा होती है वो सोल डिफैक्टो डिज्योर बन जाती है। ठीक है, दैट इज़ पूरे के पूरे फंक्शंस जो होते हैं पार्लियामेंट के वो अकेले कौन परफॉर्म करेगी? राज्यसभा। इसे डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑन द लोकसभा। लोकसभा को तो डिज़ोल्व किया जा सकता है बेटा जब इमरजेंसी घोषित हो जाए, और इमरजेंसी घोषित होने के पहले या बाद में अगर लोकसभा डिज़ोल्व हो गई है तो राज्यसभा के पास पूरी पावर आ जाएगी। राज्यसभा को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो राज्यसभा होल सोल पार्लियामेंट की मालिक बन जाएगी। क्लियर है बेटा? जो एक्सक्लूसिव पावर्स हैं लोकसभा की वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 6 में। ठीक है।